विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष जी। कैसा रहा राम मंदिर का एक्सपीरियंस? नहीं, मुझे तो वहाँ एक भाषण के लिए बुलाया गया था, तो मैं वहाँ गया था। और मैंने कहा कि और अयोध्या में तो मैं बचपन से जाता रहा हूँ, क्योंकि मेरा गांव वहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर दूर है। तो हर गर्मी की छुट्टियों में जब पिताजी हम लोगों को गांव छोड़ने जाते थे, तो हमें बस, दरअसल हमारी जो ट्रेन होती थी बनारस से, वो वहाँ जाके रुकती थी, और उसके बाद हम अयोध्या से बस पकड़ते थे और फिर वहाँ से अपने गाँव जाते थे। तो मेरे लिए अयोध्या तो बिल्कुल नई चीज़ नहीं। मैं तो बहुत पहले से इस बात को जानता हूँ कि जो लोग आज जय सियाराम की बात करते हैं, एक जमाना था जब जय सियाराम ही कहा जाता था, या राम राम कहा जाता था, या राम राम भैया कहा जाता था। तो जय श्री राम को एक बड़ा नारा पैदा कर दिया गया। लेकिन हम तो बचपन से उसी समाज में पैदा हुए जहां जय सियाराम ही कहा जाता था, और हर आदमी एक दूसरे को राम राम कहता था। तो इसलिए मेरे लिए तो बिल्कुल नई चीज नहीं। हाँ, कुछ उन लोगों के लिए एक पॉलिटिकल टूरिज्म हो सकता है जो आज अपनी आस्था को जताने के लिए अयोध्या जाते हैं या राम मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर उसका बड़े पैमाने पर प्रचार करते हैं। मेरे लिए एक सेकंड मैं समझा नहीं आशुतोष, आपको बुलाया गया था, आप इसलिए गए थे या आप मन से राम मंदिर के दर्शन करने गए थे? पहले तो ये क्लियर करिए। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, आई एम अ नॉन बिलीवर। अच्छा, ओके, आई एम अ नॉन बिलीवर। ठीक है। लेकिन मैं सब धर्मों के जो पवित्र स्थल हैं वहां जाने पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तिरुपति भी जा चुका हूं, मैं रामेश्वरम भी जा चुका हूं, मैं क्या कहते हैं, जम्मू में वहां भी जा चुका हूं, माता वैष्णो देवी के पास भी सब जगह जा चुका हूं मैं। और मैं गुरुद्वारे में भी जा चुका हूं, मैं मस्जिद भी जा चुका हूं, मैं वाल्मीकि मंदिर भी जा चुका हूं। तो मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों को के धार्मिक स्थल पर जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं चौड़े से जाता हूं, प्रसाद भी खाता हूं और उनके धार्मिक उसका सम्मान भी करता हूं। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुद्दे पर आइए और बताइए, ये बंगाल में जो हो रहा है, ये कौन करवा रहा है? ये मस्जिद की नींव रखी गई है, बाबरी मस्जिद की नींव। ये पूरी तरीके से राजनीतिक है, लेकिन इसका पता ना मुझे चल पाएगा ना आपको चल पाएगा कि इस राजनीति के पीछे है कौन ताकत। देखिए, मैं आपको बताऊं, बाबरी मस्जिद का सवाल कब बड़ा बना? सैकड़ों सालों से इसको लेकर मुकदमे चल रहे थे, झगड़े भी हो रहे थे। पहली बार यह खबर में तब आया जब 1949 में बाबरी मस्जिद में भगवान रामलला की तस्वीर को वहां स्थापित किया गया। कौन लोग थे? क्या उसमें आरएसएस के लोग थे? एक भी आरएसएस का आदमी नहीं था उसमें। कौन लोग थे? वो हिंदू महासभा के लोग, कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व थे। 1964 में संदीपन आश्रम मुंबई में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। क्या उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में राम मंदिर था? बिल्कुल नहीं था। 20 साल तक उनके एजेंडे में नहीं था। जब 7-8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में धर्म संसद होती है, तब विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे पे राम मंदिर आता है। आप 1949 से लेकर 1984 तक आपको भगवान राम की याद नहीं आई? क्यों नहीं याद आई? सबको मालूम था। आरएसएस तो बन गया था 1925 में, जनसंघ बन गया था 1951 में, विश्व हिंदू परिषद 1964 में बना था। याद क्यों नहीं आई? राम मंदिर के सवाल को सबसे पहले खड़ा करने वाला आदमी था, उसका नाम था दाऊद दयाल खन्ना, जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, उत्तर प्रदेश से आते थे। उन्होंने खड़ा किया था। किसी बीजेपी के आदमी ने, किसी जनसंघ के आदमी ने नहीं खड़ा किया था। तो जब भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि अब देश के अंदर उनकी राजनीति नहीं चल पा रही है, संघ को लगा कि उनकी राजनीति गर्म, उनका संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है, तब राम मंदिर के मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश की गई और उसमें उनको कामयाबी भी मिली, जिसके लिए राजीव गांधी भी काफी हद तक जिम्मेदार है। अगर उन्होंने ताला नहीं खुलवाया होता। और एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी में हमेशा से एक हिंदुत्ववादियों का एक बहुत ही मजबूत तबका था। जब बाबरी मस्जिद, जब ये भगवान रामलला वहां प्रकट हुए, जैसा कहा गया, मूर्ति जब रखी गई, तो उस वक्त वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। जवाहरलाल नेहरू लगातार कहते रहे कि भाई मूर्तियों को हटाया जाए, लेकिन वो नहीं हटा गए। सरदार पटेल भी मूर्ति हटाए जाने के पक्ष में थे, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत एक तरीके से उन्होंने इनकार कर दिया। उस वक्त वहां के जो अयोध्या के डीएम थे के नायर,
उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बाद में यही के नायर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, जनसंघ के टिकट पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। उनकी पत्नी भी होती है और वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो भी जाके आरएसएस से जुड़ते हैं। तो मेरा सवाल बहुत है कि अगर भगवान राम के प्रति इतनी ही संघ परिवार में आस्था थी, इतना ही उनको प्रेम था, तो 1949 से लेकर 1984 तक आपको भगवान राम की याद क्यों पर नहीं आज आई? आप आशुतोष बीजेपी और वीएचपी से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बीजेपी ने तो इस मुद्दे को खत्म मान लिया। वो तो कह रहे हैं दोबारा भैया देखिए वहां मंदिर बन गया, मस्जिद नहीं बन सकती है। मस्जिद कौन बनवा रहा है? वो टीएमसी का सस्पेंडेड एमएलए। नहीं, देखिए, मस्जिद कहां नहीं बन सकती है। हिंदुस्तान का कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति को अपनी जमीन लेकर वहां पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ बनाने का अधिकार है। ठीक है। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है। मैं उसको कोई भी नाम दे दूं, लेकिन क्या ये वही बाबरी मस्जिद होगी जो अयोध्या में थी? ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दरअसल इसके पीछे की राजनीति को समझने की जरूरत है। और यह पश्चिम बंगाल के चुनाव के ठीक पहले किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस राजनीति के पीछे एक पॉलिटिकल इंपोर्ट है और वह पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा, मेरे पास कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे मुद्दे के बहाने राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। पर आशुतोष, मैं समझ रहा हूं कि ये मुद्दा ऐसा है, इस पर संभल कर बोलना भी चाहिए। आपको नहीं लगता आशुतोष अब समय आ गया है? 2025 खत्म होने वाला है, 26 आने वाला है, हमारे सामने कितनी और बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। बताए, इंडिगो क्राइसिस देख लीजिए, पुतिन आए, अभी वर्ल्ड ऑर्डर देख लीजिए, तमाम तरह की समस्याएं। ये 6 दिसंबर पर राजनीति खत्म क्यों नहीं होती? एक पक्ष कहता है शौर्य दिवस, एक पक्ष कहता है सद्भावना दिवस। क्यों नहीं खत्म? भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका भैया, मंदिर बन चुका वहां पर, क्यों नहीं आगे बढ़ जाते? संसद के अंदर रेणुका चौधरी जी एक कुत्ते को लेके गई थी, यहां तो डिबेट उस कुत्ते पे हो गई। आप किस मुद्दे के बारे में बातचीत कर रहे हैं? जिस दिन रोटी कपड़ा मकान को लेकर इस देश के अंदर राजनीति होगी, उस दिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की जमानत जब्त हो जाएगी। ये जो भावनाओं, लोगों की भावनाओं को भड़का के जो राजनीति की जा रही है, उसी की वजह से इस देश का बंटाधार है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी जिस आईएमएफ का जिक्र किया जाता है, उस आईएमएफ ने भारत का जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है उसको सी कैटेगरी में लाके डाल दिया गया है, सी। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थशास्त्री अच्छी तरीके से जानते हैं, जब आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% से कम होती है तो इसका मतलब यह माना जाता है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। भारत की जीडीपी ग्रोथ नॉमिनल 8.7 है और बता दिया गया कि 8.2% पर आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ है। अब मैं 8.07 के आधार पे भारत की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का हिसाब करूं या 8.2 के आधार पे करूं? उस पर निर्मला जी का जवाब भी आया था। वो कह रही है क्योंकि बेस ईयर 2011 है इसलिए ये हो रहा है, हम उसको बेस ईयर को जल्दी चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उसके बाद नहीं होगा। अच्छा कर दे। हाँ। लेकिन एक चीज और भी तो है कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जब रुपया 60 के पार निकला तो उन्होंने कहा जिस तेजी के साथ गिर रहा है उससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, यहाँ के व्यापारियों का बुरा हाल हो जाएगा। जब तेजी के साथ 90 के पार हो गया तब प्रधानमंत्री जी के तमाम मंत्री महोदय कह रहे हैं ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। तो दो नैरेटिव एक साथ। ओके, ऑल राइट। तहसीन एक कमेंट जल्दी से, फिर उसके बाद आगे जा रहा हूं। तहसीन जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आशुतोष जी की सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। सिर्फ एक ही चीज 100% भाजपा करा रही है, क्योंकि आशुतोष जी आप वरिष्ठ है, यहाँ पर सारे वरिष्ठ है, इसमें फायदा सिर्फ भाजपा को होना है, टीएमसी का इसमें नुकसान होना है, ये बात क्लियर है। तो आई थिंक वी शुड नॉट होल्ड अप पंचेस बैक। जहां तक सवाल था आपका कि कैसे डाइवर्ट किया जाता है इशू, भाजपा इसमें मास्टर है, यू शुड कॉल इट आउट। लेकिन जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया जो डॉग ले आई, क्योंकि हालांकि मैं खुद एक डॉग लवर हूं, आप भी मैं जानता हूं, पार्लियामेंट के अंदर लगातार वो भी विपक्ष की भी गलती, वो एक इमैच्योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जिस तरह से बिहेव करती, कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपके सामने माइक आता है न्यूज 24 और किसी वायर सर्विस का, आप वो अपॉर्चुनिटी लीजिए पोल्यूशन और एएनआई और डॉग्स के बारे में बोलना। वहां जाकर अगर आप भाव भाव करोगे और आप कहोगे कि आनंद जी और मानक इस पर डिबेट ना करें, ये आपकी इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी दिखाता है। और आशुतोष जी, मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की पार्टी, आप उससे इत्तेफाक रखो ना करो, एक इंटेलेक्चुअल थे, ये भाव भाव करने के लिए आप पार्लियामेंट में तहसीन, एक सेकंड। तहसीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने, आप ये मुद्दा ले आए। तहसीन, मैं चाहता हूं कि ईमानदारी से फिर आज राहुल गांधी की आलोचना करके जाइएगा इस शो से। रेणुका चौधरी के बयान पर राहुल गांधी ने क्या कहा, बताइए जरा, क्या कहा? काटने वाले अंदर है, ये कहा या नहीं कहा, बताइए, और सही है या गलत, बोलिए। नहीं, रेणुका जी ने कहा, राहुल जी ने नहीं, राहुल गांधी का बयान है उसके बाद। नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या पूछा?
बट सवाल ये है, और मैं 100% ये चीज कह रहा हूं, नो इफ नो बट, आदरणीय विपक्ष के नेता को भी थोड़ी सी और गंभीरता अपनी बातों में लानी चाहिए। बहुत देखिए, बढ़िया। क्या क्या हो रहा है कि रील्स पे हम वायरल हो रहे हैं, ठीक है, बट वो वही ऑडियंस है 18-19% वोट का। अगर हमें चुनाव जीतना है, हमें फेंस सिटर्स को लाना होगा और उसमें गंभीरता और ऑल्टरनेटिव देना होगा। आई रियली बिलीव दिस, क्योंकि मैं राहुल जी को पसंद करता हूं, लेकिन जिन एमपी के वो जिक्र करे, शी इज इमैच्योर एंड शी इज एन अटेंशन सीकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल डन, वेल डन, वेल डन। थैंक्स तहसीन फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। आशुतोष जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आगे जा रहा हूं। अनंत देखिए, मैंने क्या कहा, मुझे कुत्तों से बहुत प्रेम है, लेकिन मैंने कहा कि यहां पे अगर एक सांसद कुत्ता संसद के अंदर लेके जाता है, उस पर हमारे टीवी चैनल्स पे डिबेट होती है। मैं आपको कुछ आंकड़े दे देता हूं, मानक, मैं क्यों बहुत दुखी हूं, मैं क्यों दुखी हूं। 2 अक्टूबर के महीने का जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है वो 8.8% है। जो पावर कंजम्पशन है -6.9% है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल -4.4% है। कंज्यूमर ड्यूरेबल -0.5% है। प्राइमरी गुड्स -0.6% है। माइनिंग 1.8% है। अभी सितंबर के महीने बताया गया कि आपका माइनिंग है 9.82% है। वो एक महीने के अंदर 9.2% से घट के 1.8% कैसे हो गया? ठीक है, ओके। और जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो पिछले 14 महीने के न्यूनतम स्तर पे है 0.4%। अब आप बता दीजिए मुझे, इस पे चर्चा कहीं आपने देखी? जो असली मुद्दे हैं उस पर कहीं चर्चा आपने देखी किसी टीवी चैनल पे? माफ करेगा, मैं आपको एक्यूज नहीं कर रहा हूं। मैं इस पे आपने कोई चर्चा देखी? नहीं देखी आपने चर्चा। अनंत विजय, मैं ये सवाल को खड़ा कर रहा था। अनंत विजय, अनंत पहले ये 6